जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, ये था हिंदू न्यूज़पेपर है आज 12 नवंबर 2024 का। इसके अंदर टोटल 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किस प्रकार से इस सीरीज़ को देखना है तो मैं कुछ गाइडलाइंस आपको दे देता हूँ। सबसे पहली गाइडलाइन तो मेरी ये है कि आप जो है वो अपने फ्री टाइम पे इस लेक्चर को सुने। जैसे कि जब आप खाना खा रहे हो या वॉक कर रहे हो तो उस समय आप सुन सकते हैं। यानी कि खाना खाने के बाद अगर आपको नाइट में छत पर वॉक करनी है या कॉलोनी में वॉक करनी है या फिर जब भी ये लेक्चर आए तो आप फ्री टाइम में इस लेक्चर को देखें, या फिर कहीं पे ड्राइव कर रहे हो तो आपको सिर्फ सुनना है। आप ईयरफोन लगाएं और हर एक चीज़ ध्यान से सुने। और हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। उस ग्रुप पर मैं जितने भी आर्टिकल्स हैं उसकी एक शॉर्ट समरी जो है वो आपको दे दूंगा, राइट। तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। तो आपको करना ये, पहले इस लेक्चर को सुनना है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, फिर टेलीग्राम पे जाकर बाद में जब आप टेबल पे पढ़ने बैठो तो उसके शॉर्ट नोट्स जो है वो टेक डाउन कर लेना, ठीक है। तो सिर्फ ये आपको लेक्चर सुनने वाला है, आर्टिकल्स आपको पूरे मिलेंगे। ध्यान से ईयरफोन लगाओ और शांति से सुनो, राइट। हर एक टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी और ऐसी होगी कि जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। गाइस, इस टॉपिक में बात की जा रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 के बारे में, जो कि अभी बाकू अजरबैजान में चल रही है। ये कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन के कमिटमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए और क्लाइमेट गोल्स पे फोकस करने के लिए है। ये टॉपिक्स जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज और जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करता है। तो इस पर डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो COP 29 कॉन्फ्रेंस के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एनुअल मीटअप है। इस साल का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 अजरबैजान के बाकू में हो रहा है। इसका मेन एजेंडा है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के कमिटमेंट्स को मजबूत करना। यह मीटिंग क्रिटिकल है क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 को फाइनेंस COP का नाम दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट्स बना लेना, क्योंकि इसमें मेन फोकस क्लाइमेट एक्शन की फंडिंग पर है। यूनाइटेड नेशन ने इस बार कुछ सीरियस वार्निंग दी है। उन्होंने बोला है कि पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स इन ग्रेट पेरिल में हैं। और ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है। 2024 को अब तक के हॉटेस्ट ईयर्स में से एक माना जा रहा है और 2015 से 2024 के पीरियड को वार्मेस्ट डिकेड कहा गया है। ये फैक्ट भी याद रखना। ये डेटा ये दिखाता है कि हमें अब क्लाइमेट एक्शन के लिए और ज़्यादा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ये शो करता है कि आज की डेट में पूरे दुनिया भर के टेम्परेचर्स पहले के कंपैरिजन में लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हैं। अगर हम इस ट्रेंड को कंट्रोल नहीं करते तो ये एनवायरमेंट और ह्यूमैनिटी के लिए एक मेजर रिस्क क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फ्लड्स, ड्रॉट्स, वाइल्ड फायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनाइटेड स्टेट्स के पॉलिटिकल चेंजेस का। अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी के लिए एक मेजर चैलेंज हो सकता है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने अपने पहले टर्म में यूनाइटेड स्टेट्स को पेरिस एग्रीमेंट से निकाल दिया था और अब दोबारा विड्रॉ करने की धमकी दी है। अगर ऐसा होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन और लीडरशिप क्लाइमेट एक्शन में इंपैक्ट हो सकता है, जो कि बाकी कंट्रीज के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब हम बात करते हैं COP 29 में मेन एजेंडा पे, जो कि है क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है क्लाइमेट एक्शन के लिए पैसे अरेंज करना। पर सवाल यह है कि कितना पैसा चाहिए, कौन कंट्रीब्यूट करेगा और ये फंड किस पर्पस के लिए यूज होगा। तो आपको बता दें कि इन फंड्स को एडाप्टेशन, मिटिगेशन और लॉस और डैमेज मेजर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि डेवलपिंग कंट्रीज भी क्लाइमेट चेंज से इफेक्टिवली लड़ पाए। इस कॉन्फ्रेंस में और भी चैलेंजेस हैं जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर इंपैक्ट डाल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे कि ट्रंप का क्लाइमेट पर स्टैंस और वॉर्स जैसे वेस्ट एशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स भी डिस्कशन को इंपैक्ट कर रहे हैं। इन सब रीजंस की वजह से क्लाइमेट फाइनेंस और एग्रीमेंट्स
फाइनलाइज करना डिफिकल्ट हो रहा है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि कैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने और फाइनेंस को मैनेज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कवर करता है। और लाइक का बटन जरूर हिट कर देना अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। अब हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है और उसका यूपीएससी के लिए क्या रेलेवेंस है, स्पेशली जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स इन एजुकेशन और आर्टिकल 30 के इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 30 के बारे में समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को ये अधिकार देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकें, ताकि उनके रिलीजियस और लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट्स को प्रमोट किया जा सके। ये एक फंडामेंटल राइट है जो माइनॉरिटीज को ऑटोनॉमी और कंट्रोल जो है वो देता है। और अगर हम AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके बैकग्राउंड को देखें तो सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसको शुरू किया था, जिसका पर्पस इस्लामिक एजुकेशन प्रमोट करना था। 1920 में ये AMU बन गया, लेकिन इसका लीगल स्टेटस और माइनॉरिटी कैरेक्टर हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, स्पेशली गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अब यहां पे एक सिग्निफिकेंट केस का जिक्र करना जरूरी है। अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया है कि AMU एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि यह पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है, ना कि डायरेक्टली मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा। इस वजह से AMU को माइनॉरिटी स्टेटस डिनाई किया गया है। तो ये रीजन है कि जिसके कारण से AMU को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला है। क्या रीजन है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया AMU एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के कानून के थ्रू से स्टैब्लिश किया गया, ना कि डायरेक्टली मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा। अगर मुस्लिम कम्युनिटी डायरेक्टली इसको स्टैब्लिश करती तो ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनता। नवंबर 8 को सुप्रीम कोर्ट ने एक 4:3 मेजॉरिटी वर्डिक्ट में अजीज बादशाह रूलिंग को ओवरटर्न कर दिया। मतलब जो पुरानी रूलिंग जो थी, जिसके थ्रू कहा गया था कि AMU जो है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इसको हटा दिया। और हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि AMU का फाउंडेशनल पर्पस आर्टिकल 30 के अंडर आता है, जो माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने का अधिकार देता है। तो इवन दो AMU को एक स्टैच्यूट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था, यानी कि एक कानून के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था, इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर इसलिए डिनाई नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशनल इंटरेस्ट को सर्व करता है। पर यहां पे कुछ डिसेंटिंग ओपिनियंस भी थे। कुछ जजेस ने आर्ग्यू किया कि AMU लार्जली स्टेट इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस्ड है, और गवर्नमेंट का कंट्रोल एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के कैरेक्टर से कॉन्फ्लिक्ट में है। उन्होंने कहा कि अगर एक इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, यानी कि ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, तो वो एक्सक्लूसिव माइनॉरिटी राइट्स क्लेम नहीं कर सकते। मेजॉरिटी जजमेंट ने यह कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस डिसाइड करते वक्त एक्चुअल कंट्रोल और पर्पस पे फोकस होना चाहिए। क्या इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट और कंट्रोल उसकी कम्युनिटी के हाथ में है, क्या वो उनके एजुकेशनल नीड्स को फुलफिल करता है, ये फैक्टर्स माइनॉरिटी स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं, ना कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन। इस जजमेंट का एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है और दूसरे कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन के लिए एक नया रास्ता खुल सकता है जो स्टेट के अंडर इस्टेब्लिश्ड हुए हैं पर अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। आर्टिकल 30 का ये इंटरप्रिटेशन और स्ट्रांग हो गया है कि माइनॉरिटी अधिकार एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोटेक्ट किए जाएं। तो AMU
कि इस केस से आर्टिकल 30 और माइनॉरिटी राइट्स को लेकर एक इवॉल्विंग पर्सपेक्टिव सामने आता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक GS2 और GS1 में रेलिवेंट है, क्योंकि ये हमारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के माइनॉरिटी राइट्स को समझाने में मदद करता है। तो आपको इस टॉपिक पर किसी भी क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना, राइट। अब हम बात करेंगे यूरोप के नए डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे डिजिटल यूरो के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक यूपीएससी के GS पेपर 3 इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी और GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल करेंसीज यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जैसे कंसेप्ट्स को समझना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में बदलाव ला सकते हैं। तो डिजिटल यूरो को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो ये डिजिटल यूरो क्या है? डिजिटल यूरो का आइडिया यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी कि ECB के पास है। ECB कहता है कि ये एक गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल्टरनेटिव बनेगा उन प्राइवेट पेमेंट सिस्टम के लिए जो अभी हम लोग यूज करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स या क्रिप्टो करेंसीज। नवंबर 2023 में ECB यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इस प्रोजेक्ट के प्रिपरेशन फेज को शुरू कर दिया है। अब डिजिटल यूरो के कुछ यूनिक फीचर्स पर बात करते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि यह करेंसी ECB खुद इशू और मैनेज करेगा। मतलब कि ECB जो है, ये जो हम लोग को देखने को मिल रहा है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यानी कि हमारे यहाँ की जो RBI है वैसे यूरोप का सेंट्रल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये खुद जो है डिजिटल यूरो को इशू करेगा, जारी करेगा और मैनेज करेगा बिना किसी प्राइवेट इंटरमीडिएटरी के। इसका यह मतलब है कि जो फीस हम प्राइवेट पेमेंट सिस्टम में पे करते हैं वो इसमें नहीं पे करना होगा। ECB का प्लान है कि इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, चाहे नेशनल लेवल पर हो चाहे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में हो। अब इसके फायदे क्या हैं? ECB का कहना है कि डिजिटल यूरो सिक्योर है, एनोनिमस है और रिलायबल है। यह हर रोज के ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा और डिजिटल वॉलेट्स में पेमेंट्स को इनेबल करेगा। स्पेशली आप पेमेंट्स ब्लूटूथ या स्मार्टफोन के कॉन्टैक्ट से भी कर सकेंगे, जो बहुत ही कन्वीनियंट है। अब एक क्वेश्चन आता है कि यह कैश और एग्जिस्टिंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे कि पेपाल से कैसे अलग है। तो देखिए, कैश हमेशा ओनरशिप और एनोनिमिटी के बेनिफिट्स देता है, पर पेपाल जैसे सिस्टम आपको ट्रांजैक्शन का एक ट्रस्ट फैक्टर देते हैं। डिजिटल यूरो इन दोनों के बीच का एक हाइब्रिड मॉडल बन सकता है। ओनरशिप और स्टेट ओवरसाइट दोनों प्रोवाइड कराएगा। मतलब कि आप उस सिस्टम यानी कि आप उस पर अपना कंट्रोल रख सकते हो अपने वॉलेट के ऊपर, उसके पर ओनरशिप होगी आपकी। और दूसरा, कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए गवर्नमेंट खड़ी है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ECB कहते हैं कि डिजिटल यूरो के आने से यूरोप के अंदर पेमेंट ऑप्शंस को कंसोलिडेट किया जा सकता है। मतलब आज की तारीख में पेपाल या वीजा जैसे बाहर की कंपनीज को जो डोमिनेंस है, यानी कि जिनको सभी लोग चला रहे हैं, वीजा, पेपाल, ये सब कंपनी सभी यूज कर रहे हैं, अब ये कंपनी कम होंगी और ECB को उम्मीद है कि ये यूरोजोन में एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम बन जाएगा। अब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की बात करते हैं। ECB के अकॉर्डिंग डिजिटल यूरो यूरोप को फॉरेन पेमेंट सिस्टम पर डिपेंड होने से बचाएगा। इसका एक बड़ा फायदा यह होगा कि यूरोपियन यूनियन अपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पर ज्यादा कंट्रोल बना पाएगा और अपने यूजर्स के लिए सिक्योर और स्टेबल ऑप्शन ला सकता है। लेकिन हर पॉलिसी की तरह इसमें भी कुछ चिंताएं हैं। आलोचक यानी कि क्रिटिक्स का कहना है कि डिजिटल यूरो अभी भी प्रैक्टिकल लेवल पर कैश और बाकी डिजिटल सिस्टम के कंपैरिजन में उतना फायदेमंद नहीं लगता। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ECB का फोकस फाइनेंशियल के साथ पॉलिटिकल मोटिव्स पर भी है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स डोमिनेंस को कम करना। अब आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइवेसी और सर्वेलेंस की। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है उनका ओवरसाइट ट्रांजैक्शन पर बढ़ सकता है। मतलब सिंपल शब्दों में
कि गवर्नमेंट जो है वो निगरानी रखेगी ट्रांजैक्शन पर, यानी हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ईसीबी के पास होगा, यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पास होगा। अब जैसे कैश जो है वो एनोनिमस है, यानी कि आप कैश किसी को भी दोगे तो फिर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, राइट। तो उसकी तरह नहीं है, इसमें हर एक चीज का रिकॉर्ड होगा। ये चीज प्रिवेसी सपोर्ट के लिए एक बड़ी चिंता है। मतलब इसमें ऑब्वियस ही बात है कि ईसीबी जो है उसके पास अगर पूरा डेटा होगा तो वो ऑब्वियस ही बात है कि वो उसके पास पूरी जानकारी होगी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन की। सर्विलांस पोटेंशियल बढ़ाने का रिस्क जो है वो इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो डिजिटल यूरो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ यूरोप के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में भी हम ऐसे सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये टॉपिक आपको यूजफुल लगा है और लाइक का बटन अभी तक आपने हिट नहीं किया है तो जरूर हिट करना। मैं इस प्रकार से रेगुलरली द हिंदू का डिटेल एनालिसिस जो है वो आपको सुनाऊंगा। सो गाइस, हम लोग बात करेंगे अब SATRC के बारे में, यानी कि साउथ एशियन टेलीकॉम रेगुलेटर्स काउंसिल। सो ये टॉपिक आपके GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। सो मेक श्योर कि आप जो है वो ये टॉपिक पूरा पढ़ें और हर एक टॉपिक जो है वो ध्यान से सुने। तो पहले बात करते हैं इस इवेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है और ये हुआ कहाँ। सो गाइज, इंडिया ने अभी न्यू दिल्ली में SATRC का होस्ट किया है। SATRC क्या है? तो ये एक मल्टीलैटरल इवेंट है जिसमें एशिया पैसिफिक टेली कम्युनिटी यानी कि APT ने मिलके साउथ एशियन कंट्रीज के टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटर्स को बुलाया ताकि ये लोग मिलके टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में कॉपरेशन और डेवलपमेंट पर काम कर सकें। सो अब इस इवेंट की कुछ हाइलाइट्स पर चलते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्राई के चेयरमैन यानी कि अनिल कुमार लाहोटी को SATRC का चेयर इलेक्ट किया गया है। यह इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है क्योंकि इससे इंडिया का रोल रीजनल टेलीकॉम लीडरशिप में और भी स्ट्रांग होता है। आपको याद रखना चाहिए यह इंडिया की सॉफ्ट पावर और डिजिटल डिप्लोमेसी का हिस्सा है। इस इवेंट में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हुई, जैसे कि अफगानिस्तान की तालिबान लेड गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऑफिशियल्स आए थे। इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स और नेपाल के भी डेलीगेट्स आए थे। यानी ये इवेंट्स एक तरह का नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जिसमें कॉमन टेलीकॉम चैलेंजेस डिस्कस किए गए हैं। अनिल कुमार लाहोटी ने अपने रिमार्क्स में कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट रेज किए। उन्होंने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी बताया। यहां पे स्पैम जैसी इश्यूज को एड्रेस करने का भी जिक्र किया गया जो कि क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन की डिमांड करती है। आपको पता है ना, कोई भी चीज अगर खराब होती है तो उसको अपन स्पैम करते हैं, राइट। जैसे कि ट्रू कॉलर में आपने देखा होगा स्पैम कॉल आया तो उससे अपन अलर्ट हो जाते हैं रेड कलर के सिग्नल से कि हाँ यार ये कॉल जो है वो शायद फ्रॉड हो सकता है या सही नहीं है। इसके अलावा अफगान डेलीगेट्स साइद भारत शाह, आगा नदीम ने रीजनल कोऑपरेशन की जरूरत पर जोर दिया और इंडिया को अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए शुक्रिया भी किया। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव खावर सिद्दीकी खोखार ने भी डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। एक चीज पे क्लैरिटी देना जरूरी है, SATRC एक नॉन पॉलिटिकल फोरम है, यानी यहां पर पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बात नहीं होती। ये सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के रेगुलेशन और पॉलिसीज को बेटर बनाने पर फोकस करते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज डिस्कस करते हैं जो UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया का रीजनल लीडरशिप रोल। SATRC में चेयर इलेक्ट होने का मतलब है इंडिया का एक लीडरशिप रोल जो कि रीजनल कोऑपरेशन और डिजिटल डिप्लोमेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसीज की जरूरत और क्रॉस बॉर्डर इश्यूज का सॉल्यूशन होना, जैसे कि स्पैम मैनेजमेंट, ये सब आपके GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के पार्टिसिपेशन से इंक्लूसिव कोऑपरेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है। यह चीज याद रखें कि यह फोरम पॉलिटिकल नहीं है, सिर्फ टेलीकॉम इश्यूज पर फोकस करता है। इस तरह के रीजनल कोऑपरेशन से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और डिजिटल इनिशिएटिव स्ट्रेंथन होते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
तो ये था एक टॉपिक साउथ एशियन टेलीकॉम रेगुलेटर्स काउंसिल का, यानी कि SATRC का, और ट्राई का इसमें लीडरशिप रोल। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है तो फटाक से लाइक का बटन अभी तक हिट नहीं किया है तो कर जरूर देना। अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 से ये टॉपिक है विल फाइनेंशियल रोड ब्लॉक्स कंटिन्यू टू हिंडर कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी कि क्या फाइनेंशियल इश्यूज कंजर्वेशन को हमेशा के लिए रोक कर रख देंगे, मतलब पैसे की प्रॉब्लम से क्या संरक्षण हमेशा के लिए रुक जाएगा। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन इन एन ईजी एंड एंगेजिंग वे। सो आज का टॉपिक समझने के लिए पहले हम COP16 के बारे में बात करते हैं। आप सबने सुना होगा COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का नाम, राइट। COP16 का फोकस था बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पे, और ये रिसेंटली कोलंबिया के काली शहर में हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में हमें कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क का टारगेट सेट किया था, और ये टारगेट है $700 बिलियन पर ईयर का, जो 2030 तक अचीव करना है। मतलब भाई साहब कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये $700 बिलियन पर ईयर की बात हो रही है। अब जो मेन इशू है वो है फाइनेंशियल गैप, पैसे की दिक्कत। तो देखो COP16 में जो टोटल फंड का प्लेज हुआ यानी कि संकल्प हुआ वो सिर्फ $163 मिलियन का था, और ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क का टारगेट है $700 बिलियन पर ईयर का। इसमें सोचिए काफी बड़ा गैप है, राइट, समझ रहे हो, कहा $163 मिलियन और कहा $700 बिलियन। तो ये गैप एक बड़ा रोड ब्लॉक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है जो बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के संरक्षण गोल्स को अचीव करने में एक बहुत बड़ा हर्डल बन रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में एक इंटरेस्टिंग फंड इंट्रोड्यूस हुआ यानी कि काली फंड। तो ये क्या है? बेसिकली इसमें मेजर कॉर्पोरेशन को कहा गया है कि वो अपनी रेवेन्यू का 0.1% या फिर अपने प्रॉफिट्स का 1% कंट्रीब्यूट करें, स्पेशली फार्मास्यूटिकल और बायोटेक सेक्टर से, क्योंकि इनका काफी ज्यादा लिंक होता है नेचुरल रिसोर्सेज और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ। ये फंड ग्लोबली बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा। और जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इंडिजीनियस और लोकल कम्युनिटीज का रोल भूलना नहीं चाहिए। इंडिजीनियस लोगों का बहुत डीप कनेक्शन होता है नेचर और बायोडायवर्सिटी के साथ। तो इस बार COP16 में डिसाइड किया गया कि एक परमानेंट बॉडी बनाई जाएगी जो इंडिजीनियस कम्युनिटी को इंक्लूड करेगी, ताकि उनका ट्रेडिशनल नॉलेज कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में इंटीग्रेट हो सके, और काफी पावरफुल डिसीजन है ये। नेक्स्ट अप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 ने इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज को रिकॉग्नाइज किया है। मरीन यानी कि समुद्री जीवन को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का उन पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो अब नए मेजर्स लिए जा रहे हैं इन वल्नरेबल ओशियन रीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब एक और इंटरेस्टिंग अप्रोच की बात करते हैं, वन हेल्थ अप्रोच। ये अप्रोच बताता है कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इकोसिस्टम हेल्थ आपस में इंटरकनेक्टेड है। मतलब अगर हम एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन को रोकना और ज़ूनोटिक डिजीजेस को एड्रेस करना, तो हम इकोलॉजिकल और हेल्थ क्राइसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। COP16 में एक और इनोवेटिव आइडिया डिस्कस हुआ, रीडिजाइनिंग बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि बायो इंजीनियर्ड स्पीसीज और सस्टेनेबल मटेरियल्स को यूज करके ऐसे सॉल्यूशन बनाना जो इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकें या रिसोर्सेस का बर्डन कम करें। लेकिन इसमें एथिकल इंप्लीकेशंस और एनवायरमेंटल रिस्क्स भी हैं जो केयरफुली मॉनिटर करने पड़ेंगे। और एक और मेजर चैलेंज है मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी का इशू। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क का कमिटमेंट्स जो है उसको इंप्लीमेंट करना तभी पॉसिबल है जब मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म स्ट्रांग हो। लेकिन सिर्फ 4% कंट्रीज ने अभी तक अपडेटेड नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजीज और एक्शन प्लान्स सबमिट किए हैं। तो अगर मॉनिटरिंग वीक रहेगी तो टारगेट्स अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। फाइनली COP16 ने एम्फेसाइज किया कि इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन,
फाइनेंशियल सपोर्ट और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से ही हम बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे इश्यूज को टैकल कर सकते हैं। एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की जरूरत है जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का सॉल्यूशन एफिशिएंटली प्रोवाइड कर सके। तो गाइज ये था हमारा डीप डाइव इनटू COP16 एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स। ये टॉपिक डायरेक्टली रेलिवेंट है यूपीएससी के सिलेबस के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन में और साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन में भी, क्योंकि ये ग्लोबल पार्टनरशिप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा हुआ है और आपको ये टॉपिक आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब गाइज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया चाइना के बीच के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC एग्रीमेंट और दोनों देशों के बीच के डिटेंटे प्रयास के बारे में। डिटेंटे एफर्ट्स का मतलब होता है कि जब दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप खराब हो तो उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी पर ही हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हमारे GS पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। तो इंडिया और चाइना का रिलेशन हम सबको पता है कि काफी कॉम्प्लेक्स रहा है, स्पेशली लास्ट 4 ईयर्स में। बॉर्डर पे जो टेंशन चल रही है, उसके बाद आपको पता है कि बहुत इश्यूज हैं। लेकिन अब 23 अक्टूबर 2024 को एक ब्रेक थ्रू हुआ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने सबमिट किया। सबमिट के बाद दोनों तरफ के सोल्जर्स ने मिठाई एक्सचेंज की, यानी ये एक पीस का सिंबल था। तो क्या ये मिठाई सच में स्वीट आउटकम का इंडिकेशन है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन ये एग्रीमेंट में एक प्रॉब्लम भी है, क्लैरिटी की कमी। देखिए, हमने सुना है कि LAC पे टेंशन्स कम करने के लिए बात हुई है, लेकिन कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म या क्लियर टेम्पलेट नहीं दिया गया कि ट्रूप डिसएंगेज करेंगे या पेट्रोलिंग अरेंजमेंट किस प्रकार से होगी, यानी कि वहां से लोगों को हटाया जाएगा या किस प्रकार से वहां पर गश्त की जाएगी। तो उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि ग्राउंड पे एग्जैक्टली कैसे वेरीफाई होगा, क्या सैटेलाइट इमेजरी यूज होंगी, कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए। सिंपली बस मिठाई एक्सचेंज करी, दैट्स इट। मतलब एक फॉर्मल बस मीटिंग थी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि चाइना का असली इंटेंशन क्या हो सकता है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वंस एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो टेरिटोरियल कंट्रोल। चाइना का हमेशा से यह स्टैंस रहा है कि वो हर इंच टेरिटरी को अपना मानता है जो वो क्लेम करता है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक मूव। आप साउथ चाइना सी या ताइवान स्ट्रेट के एग्जाम्पल देखो। चाइना ये सब टेरिटरीज में एग्रेसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। इंडिया के साथ भी लैंड डिस्प्यूट में वो ऐसे ही एग्रेसिव स्टैंस रखता है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। अब देखिए, चाइना अपने बॉर्डर एरियाज में रोड, रेलवेज और टनल्स बिल्ड कर रहा है। वो ये सब इकोनॉमिक और सिक्योरिटी नीड से जस्टिफाई करता है, लेकिन ये इंडिया के लिए एक चैलेंज भी है। फोर्थ, बॉर्डर स्ट्रेटेजी। और फिर एक और थ्योरी है कि चाइना अपने ग्लोबल एम्बिशन के चलते इंडिया को चैलेंज करना चाहता है, जैसे पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशन मेंटेन करके वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपके अकॉर्डिंग चाइना का असली मोटिव क्या हो सकता है, कमेंट में जरूर लिखना। अब बात करते हैं इंडिया की स्ट्रेटेजी की। इंडिया ने मेनली डिप्लोमेटिक अप्रोच ली है, लेकिन हम सब ने 2020 के गलवान वैली क्लैश के बाद ट्रस्ट इशू भी फेस किए हैं। ये ट्रस्ट डेफिसिट है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया डिस्कशन के लिए ओपन है, पर वो अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। और इस इशू का इंटरनेशनल रिलेशन पे भी इंपैक्ट होता है। इंडिया और USA के बीच जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है वो भी इनडायरेक्टली चाइना के मूव्स को काउंटर करती है। तो क्या ये पार्टनरशिप चाइना को ज्यादा एग्रेसिव बना सकते हैं, ये भी एक सोचने का पॉइंट है। और आपको पता है, चाहे अगर हम बात करें इसके बारे में, जो हम लोग को ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, USA के बीच में एक अलायंस देखने को मिलता है, उस अलायंस का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना। तो ये जो अलायंस है, इस अलायंस के चलते चाइना क्या और भी एग्रेसिव हो रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी अब डिप्लोमेसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बॉर्डर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे भी फोकस कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पीस एग्रीमेंट सस्टेनेबल होगा और क्या और भी मेजर्स चाहिए सस्टेनेबल पीस के लिए।
तो आज इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने ये देखा कि एलएसी एग्रीमेंट का क्या कॉन्टेक्स्ट है और इसके पीछे की कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स क्या है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है और आगे भी हमारे जीएस पेपर 2 के सिलेबस में ये हेल्प करेगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये एक अपडेट आपको जो है वो मिल गई है कि अभी दोनों के बीच में मीटिंग हुई, बट कोई प्रॉपर क्लियर कट स्ट्रेटजी नहीं देखने को मिली और बीच में मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में। अब गाइस हम डिस्कस करेंगे एक बर्निंग टॉपिक को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के जीएस पेपर 2 के सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजर्वेशंस। तेलंगाना में अभी रिसेंटली एक कास्ट सर्वे हुआ है और इसके इम्प्लीकेशंस रिजर्वेशन पर कैसे पड़ेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। बट बिफोर वी डाइव इन, हम थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं और इस टॉपिक का इवोल्यूशन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सब जानते हैं कि इंडिया में रिजर्वेशन का सिस्टम एक बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ये रिजर्वेशन सिस्टम हमारे संविधान के एक अहम हिस्से के तौर पर देखने को मिलता है जो शुरू से लेकर आज तक है। अमेंडमेंट्स और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू इवॉल्व हुआ ही है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन है कि बैकवर्ड क्लास को रिप्रेजेंटेशन मिले, पर इसका बेस सिर्फ कास्ट नहीं है। यहां इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, एजुकेशनल बैकवर्डनेस और भी कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। आप सबने सुना होगा कि शुरू में यह रिजर्वेशन सिस्टम सिर्फ एससी और एसटी के लिए था, लेकिन धीरे धीरे बैकवर्ड क्लासेस या ओबीसी को भी इंक्लूड किया गया। यह कैसे हुआ? तो 1992 में मंडल कमीशन ने ओबीसी रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करने का रिकमेंडेशन दिया और तब से यह सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में क्लियर किया कि टोटल रिजर्वेशन 50% से एक्सीड नहीं कर सकते, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़कर। अब रीसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी एक कास्ट सर्वे कंडक्ट किया है जो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का भी एक पार्ट था। यह सर्वे बैकवर्ड क्लासेस के लिए और ज्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के इंटेंशन से किया गया है। करंटली तेलंगाना में 29% रिजर्वेशन बैकवर्ड कास्ट को, जिसमें 4% मुस्लिम बैकवर्ड कास्ट के लिए भी इंक्लूडेड है। यह कास्ट सर्वे नेशनल लेवल पर भी एक डिबेट क्रिएट कर रहा है क्योंकि अब और भी राज्य जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये कास्ट बेस्ड सर्वे पर फोकस कर रहे हैं। अब आते हैं लीगल पर्सपेक्टिव पर। कोर्ट का भी रिजर्वेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। कोर्ट्स इंश्योर करता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी में इक्विटी और बैलेंस बना रहे। कुछ रीसेंट कोर्ट जजमेंट को हाईलाइट करते हैं कि रिजर्वेशन पर क्या लिमिटेशंस है। जैसे पटना हाई कोर्ट ने एक रीसेंट डिसीजन में बिहार में बैकवर्ड क्लासेस का कोटा इंक्रीज करने को अपहोल्ड किया, रोक दिया। और दूसरा केस तमिलनाडु के अंदर वनियार्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के वनियार्स का कोटा इंक्रीज जो है वो रद्द कर दिया क्योंकि वो आउटडेटेड डेटा पर बेस था। ये एग्जाम्पल्स ये पॉइंट एम्फेसाइज करते हैं कि कोर्ट कहते हैं कि सिर्फ कास्ट बेस्ड डेटा सफिशिएंट नहीं है, रिजर्वेशन पॉलिसी में डेटा अप टू डेट और एक्यूरेट होना चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि तेलंगाना जैसे कास्ट सर्वे क्या जरूरी है और क्या ये रिजर्वेशन में इंक्रीज का बेस बन सकते हैं। एक्चुअली कास्ट सर्वे डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेटा को सिर्फ एक बेस नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्लियर है कि कोटा 50% से एक्सीड नहीं कर सकते अनलेस स्पेशल केस हो, और सिर्फ कास्ट नहीं बल्कि गरीबी, ऑक्यूपेशन, रेसिडेंस भी ऐसे फैक्टर हैं जो कंसिडर किए जाते हैं कोटा इंक्रीज करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर वो ग्रुप है जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली स्टेबल है और उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट देना अनफेयर हो सकता है। इसी वजह से क्रीमी लेयर के लिए पेरेंटल इनकम सीलिंग फिक्स करने की बात हो रही है। ये कैसे हेल्प करेगा? ये इंश्योर करेगा कि सिर्फ नीडी और डिसएडवांटेज क्लास को ही रिजर्वेशन का फायदा मिले। तो ये कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन पर जो डिबेट्स हो रही हैं, इनमें हम एक बैलेंस्ड अप्रोच
हमें बैलेंस अप्रोच लेनी होगी और आपको मेंस में भी बैलेंस्ड अप्रोच लिखनी है। सिर्फ डेटा से कोटा इंक्रीज नहीं किया जा सकता, पूरे स्ट्रक्चरल और सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को समझना होगा और क्रीमी लेयर जैसी पॉलिसी को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि रिजर्वेशन की एक्चुअल नीड और इफेक्टिवनेस को जस्टिफाई किया जा सके। तो ये था एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिजर्वेशन से रिलेटेड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली जीएस पेपर 2 के लिए, पॉलिटिकल मेल्ट डाउन इन जर्मनी। ये टॉपिक है। ये टॉपिक करंट इंटरनेशनल डायनेमिक्स समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूरोप को ध्यान में रखते हुए और उसमें जो चैलेंजेस यूरोप में है उसको ध्यान में रखते हुए। सो आइए समझते हैं जर्मनी में और क्या चल रहा है और कैसे ये हमें अफेक्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। जर्मनी में चांसलर ओलाफ स्कॉल्स का कोलिशन गवर्नमेंट अब कोलैप्स हो चुका है, मतलब कि जर्मनी की जो गठबंधन सरकार है वो टूट गई है। पहले ये कोलिशन सोशल डेमोक्रेट्स, ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर चल रहा था। अब ये कोलिशन कोलैप्स हो गया है, जो कि जर्मनी के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक मेजर सेटबैक है। अब ये कोलिशन कोलैप्स कैसे हुआ, इसके पीछे एक मेजर रीजन है पॉलिसी डिसएग्रीमेंट, यानी कि आपस में जो पार्टीज थी वो पॉलिसी को लेकर खुश नहीं थी और इसलिए उन्होंने गठबंधन की सरकार जो है वो तोड़ दी। अब पॉइंट ये है कि यूक्रेन के वॉर के कारण जर्मनी की इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है और तभी इनको इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रेटेजी पर भी एग्रीमेंट नहीं मिला। सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन्स चाहते थे कि गवर्नमेंट ज्यादा बोरोइंग करके, यानी कि उधार लेकर इंडस्ट्रीज को ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ ले जा सके और मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट कर सके। लेकिन जो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि प्रो मार्केट पार्टी है और फाइनेंस मिनिस्टर क्रिश्चियन लिंडर के अंडर आ रही थी, उनका कहना था कि ऑस्टेरिटी मेजर्स पे फोकस करना चाहिए और टैक्सेस को कम करना चाहिए। ऑस्टेरिटी मेथड मतलब कि सिंपल तरीके से पॉलिसी बनाओ और जो भी टैक्सेस है उनको जो है वो कम करो, जिससे कि लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, इससे कि लोग खुद ब खुद इन्वेस्टमेंट करें। और इस वजह से लिंडर को कैबिनेट से निकाला गया और इसके बाद पूरी कोलिशन ही कोलैप्स हो गई। तो आप समझे कि ये जो जर्मनी के अंदर चला क्या। जर्मनी के अंदर जो 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनके बीच में गठबंधन की सरकार बनी। अब इनमें से 2 पॉलिटिकल पार्टीज का कहना यह था कि भैया देखो, आप एक काम करो, आप उधार ले लो और उधार लेकर थोड़ा इंडस्ट्रीज में पैसा लगाओ और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जो है वो आगे बढ़ाओ जर्मनी को। बट यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, ऐसा तो नहीं करेंगे, हम टैक्सेस कम करते हैं जिससे कि लोग इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद करें और हम अलग से उधार नहीं लेंगे। तो इससे 2 पॉलिटिकल पार्टीज खुश नहीं और उन्होंने गठबंधन की सरकार जो है वो तोड़ दी। एज सिंपल एज दैट। अब चांसलर स्कॉल्स के पास पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब उन्हें अपोजिशन की मदद से पॉलिसीज को पास करना पड़ेगा। लेकिन यहां ट्विस्ट है, अपोजिशन में कुछ कंजर्वेटिव पार्टीज और फार राइट ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी भी हैं, जो बहुत रैपिडली सपोर्ट गेन कर रही हैं। अब इस सिचुएशन में चांसलर स्कॉल्स एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाने की सोच रहे हैं, लेकिन सोशल डेमोक्रेट्स ने वार्न किया है कि यह अनस्टेबल सिचुएशन जर्मनी की इकोनॉमी और पॉलिटिकल क्राइसिस को और डीप कर सकती है। और इस सिचुएशन को और चैलेंजिंग बना रहा है यूक्रेन का वॉर, जिससे जर्मनी का इकोनॉमी कंटिन्यूअसली श्रिंक होता जा रहा है, खराब होती जा रही है। पहले भी जर्मनी का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और अब यह सिचुएशन और भी खराब हो गई है। ऊपर से जर्मनी में पिछले 10 सालों में 6 मिलियन से ज्यादा माइग्रेंट्स आ गए हैं, जिससे सोशल टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। और यही टेंशन का फायदा एएफडी जैसे फार साइड पार्टी उठा रही है, यानी कि अपोजिशन पार्टी उठा रही है। एक और मेजर फैक्टर है जो जर्मनी के फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और वो है यूएसए के नेक्स्ट इलेक्शन। तो डोनाल्ड ट्रंप का रिटर्न पॉसिबिलिटी में है, राइट। अब वो तो हो ही चुका है, आ ही चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापसी हो गई है उनकी, और ट्रंप ओपनली यूक्रेन और नाटो के सपोर्ट के अगेंस्ट है। अगर ट्रंप गद्दी पर बैठते हैं, अगर क्या होता है 75 दिन में गद्दी पर बैठ ही जाएंगे, तो जर्मनी को यूक्रेन और नाटो
सपोर्ट में अपनी स्ट्रेटजी के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। ऐसे में एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि जर्मनी को डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए और इंटरनल इश्यूज को टैकल करना चाहिए ताकि इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस बन सके। और लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कॉलर्स और पॉलिटिशियंस का कहना है कि चांसलर स्कॉल्स को इमीडिएट एक्शंस लेना चाहिए। वो चाहें तो अभी स्नैप इलेक्शन भी अनाउंस कर सकते हैं ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट आ सके, लेकिन अब फिलहाल वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में जर्मनी के लिए प्रोडक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था एक जर्मनी का पॉलिटिकल मेल्टडाउन का एक क्विक ब्रेकडाउन। इस टॉपिक में हमने देखा कि कैसे इंटरनेशनल डायनेमिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स इंटरलिंक होते हैं और कैसे इससे मेजर पावर जैसी जर्मनी के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर असर पड़ता है। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉपिक था। एक जनरल आपको आइडिया मिल गया जर्मनी के बारे में, राइट, कि जर्मनी में क्या चल रहा है, किस प्रकार से चीज़ें हैं। अब आइए, अब हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे एक टॉपिक को, कि प्रिजन का टॉपिक है, जेल का टॉपिक है, कि जेल के अंदर से डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को खत्म करना है। ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है जो पॉलिटी और गवर्नेंस का हम लोग को देखने को पता है। इवन ये टॉपिक आप जीएस पेपर 4 में भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये टॉपिक एथिकल गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की भी बात करता है। तो सबसे पहली चीज, तो ये टॉपिक रेलिवेंट क्यों है? तो प्रिजन यानी कि जेल को एक रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन माना जाता है, राइट, सुधार गृह बोलते हैं ना हम लोग, जहां पर इंसान अपनी मिस्टेक को सुधार सकता है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है जब वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो, तो क्या इंसान सुधार पाएगा अपने आप को? तो यही क्वेश्चन उठा है रीसेंट टाइम्स में, और आपके यूपीएससी सिलेबस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली सोशल जस्टिस, इक्वलिटी और ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ है। सो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुकन्या सहंता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 के केस में एक लैंडमार्क डिसीजन दिया। इस केस में कोर्ट ने प्रिजन में कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया कि कास्ट के आधार पर अगर आप कैदियों को अलग अलग उसमें रख रहे हो बैरेज में, तो बिल्कुल सही नहीं है। तो कास्ट के बेसिस पर जो डिवीजन प्रिजन में हो रहा है उसको कहा कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का उल्लंघन है जो इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। इस जजमेंट से ये क्लियर हो गया कि जेल में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा पास्ट में जाते हैं। इंडियन प्रिजन मैनुअल और कुछ स्टेट के रूल्स हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस फॉलो करते आए हैं। एग्जाम्पल, पंजाब पुलिस के रूल्स, उसमें प्रिजनर्स को बेटर क्लास और ऑर्डिनरी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था बेस्ड ऑन उनके सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है क्योंकि यह डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रहा है। यह पहला केस नहीं है जिसमें कोर्ट ने ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज किया हो। पहले भी कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया गया है। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनेशियो मैनुअल मिरिंडा वर्सेस स्टेट 1988 के केस में लेटर राइटिंग प्रिविलेजेस को लेकर एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को स्ट्राइक डाउन किया। और मधुकर भागवन जम्भावले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कोर्ट ने को प्रिजनर्स के बीच लेटर राइटिंग पे रिस्ट्रिक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि भाई, क्योंकि उस समय क्या था कि लेटर राइटिंग पर रोक लगा दी गई थी, तो कोर्ट ने बोला कि ये गलत बात है भाई, ऐसा नहीं करना है। अब बात करते हैं कास्ट बेस्ड लेबर की। सुकन्या शांता केस में यह भी ऑब्जर्व किया गया कि कुछ प्रिजन में, कुछ जेलों में कास्ट बेस्ड लेबर सेग्रीगेशन होता है। मतलब जो पिछड़ी कम्युनिटी है, वो उनके जो लोग हैं, उस कम्युनिटी के लोग जो जेल में हैं, उनको ऐसे काम दिए जाते हैं जैसे कि क्लीनिंग करना, झाड़ू पोछा करना, राइट, टॉयलेट साफ करना, जो उनकी कास्ट आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। ऐसे टास्क देना जो सिर्फ मार्जिनलाइज्ड कास्ट के प्रिजनर्स कर रहे हैं, ये इक्वलिटी और डिग्निटी के आइडिया के अगेंस्ट है। अब आते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के रीसेंट ऑब्जर्वेशन पर। वेस्ट बंगाल के करेक्शनल सर्विस एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देना डिस्क्रिमिनेटरी है।
सब प्रिजनर्स को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो या ना हो। नेक्स्ट, तो सॉल्यूशन क्या है? मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो बेसिक एमिनिटीज और इक्वल ट्रीटमेंट प्रिजनर्स के लिए इंश्योर करती हैं कि भाई सभी कैदियों को जो है वो इक्वल ट्रीट करो और सबको बेसिक व्यवस्था करवाओ। अगर इनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए तो कई इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। यहां पर प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है ताकि प्रिजनर्स को भी बेसिक ह्यूमन राइट्स और डिग्निफाइड ट्रीटमेंट जो है वो मिल सके। तो ये क्लियर है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स चाहिए प्रिजन में, स्पेशली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वल ट्रीटमेंट को टैकल करने के लिए। इससे नॉट ओनली प्रिजनर्स का रिहैबिलिटेशन होगा पर हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी फेयर और एथिकल बनेगा। तो इस टॉपिक के अंदर प्रिजन में जो डिस्क्रिमिनेशन को एंड करना क्यों जरूरी है ये हमने सीखा और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं उसकी बात करी। ये एक इवॉल्विंग इशू है और आपके यूपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये था एक टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। इंडिया के कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म की बात की जा रही है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है बल्कि इंडिया के फ्यूचर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 के कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं कि कार्बन क्रेडिट्स का क्या रोल है और इंडिया का कार्बन क्रेडिट मार्केट बनाने का प्लान क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं। तो इमेजिन करिए आपके पास एक फैक्ट्री है जो पॉल्यूशन करती है। गवर्नमेंट ने कहा कि इतना ज़्यादा पॉल्यूट मत करो, आप पॉल्यूशन का लेवल कम रखते हो तो आपको कार्बन क्रेडिट्स दिए जाते हैं। बेसिकली रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, एज सिंपल एज दैट। बट लेट सपोज कि आप पॉल्यूशन ज़्यादा करते हो, यानी कि आपकी फैक्ट्री से ज़्यादा पॉल्यूशन रिलीज हो रहा है, तो ये क्रेडिट्स आपको खरीदने पड़ेंगे फ्रॉम समवन हु हैज़ एक्स्ट्रा, एज सिंपल एज दैट। अब यही कार्बन क्रेडिट का सिस्टम इंटरनेशनली भी चल रहा है। डेवलप कंट्रीज को चाहिए कार्बन क्रेडिट्स क्योंकि वो ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया इन्हें सेल करके पैसा कमा सकती हैं। इंडिया के लिए ये सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम भी क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं और हमें इंटरनेशनल फंड भी मिल सकता है थ्रू कार्बन ट्रेडिंग। प्लस इंडिया ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी कि एनडीसी को अपडेट किया है 2023 में। इस अपडेट के अंडर हमने एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम प्लान की है जो एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के थ्रू लाए गए हैं। ये स्कीम इंडिया के पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स को अचीव करने में मदद करेगी। सोचो, हम ना सिर्फ पॉल्यूशन कम करेंगे बट पैसा अर्न करेंगे इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट मार्केट से। बहुत शानदार चीज है ना ये। अब कुछ चैलेंज भी हैं। कार्बन क्रेडिट्स का क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ग्रीन वॉशिंग एक मेजर इशू है। जैसे किसी कंपनी ने कहा कि उन्होंने पॉल्यूशन कम किया बट एक्चुअली नहीं किया, मतलब सिर्फ पेपर पे उन्होंने दिखा दिया कि हमने पॉल्यूशन कम किया है। ऐसे केसेस काफी हुए हैं, स्पेशली फॉरेस्ट्री सेक्टर में। ये एक तरह का चीटिंग मैकेनिज्म है और अगर या फिर फ्रॉड है, और अगर ऐसा हुआ तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो है वो खत्म हो सकता है। पूरे दुनिया भर की प्रैक्टिसेस को देखते हुए हमें हाई स्टैंडर्ड्स रखने होंगे, जैसे इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग एसोसिएशन और गोल्ड स्टैंडर्ड्स। ये इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट जरूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी बनी रहे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलाइनमेंट विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ हमें रहना है। देखा जाए तो अगर हमारा सिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन नहीं करता तो हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग के फायदे नहीं ले पाएंगे। आर्टिकल 6 के अंडर जो गाइडलाइंस है, स्पेशली आर्टिकल 6.2, उनके साथ हमारा सिस्टम कंपैटिबल होना चाहिए ताकि बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेडिंग हो सके। इसका मतलब यह भी है कि हर प्रोजेक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एमिशन रिडक्शन टेक्निक्स और इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को इसको मॉनिटर करना होगा और अगर रियल टाइम ट्रैकिंग हो पाए तो और भी बेहतर होगा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए।
और एक नया फ्रेमवर्क है वॉलेंट्री कार्बन मार्केट इंटीग्रिटी इनिशिएटिव यानी कि VCMI। ये मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और जो कंपनीज क्लेम्स कर रही हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। VCMI का मेन गोल यह है कि कोई भी कंपनी फेक क्लेम्स ना करे और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। मतलब कि वॉलेंट्री कार्बन मार्केट इंटीग्रिटी इनिशिएटिव बहुत शानदार है। ये देखेगा कि कोई कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही है। इंडिया के CCTS के लिए VCMI टाइप ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है, पर हाँ इसके कुछ कॉस्ट भी हैं, जैसे मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग एक्सपेंसेस, यानी कि पैसा तो लेगी वो मॉनिटर करने का। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म कैसे एक पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको सक्सेसफुल बनाना चाहें तो इंटीग्रिटी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन हमें करना पड़ेगा। और अगर ये स्कीम सही तरीके से इंप्लीमेंट हुई तो इंडिया के पास कार्बन ट्रेडिंग मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी जो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिलवा सकती है और क्लाइमेट गोल्स अचीव करने में भी हेल्प करेगी। आज के लिए बस इतना ही था गाइस। और ये टोटल पूरे हमने 10 टॉपिक्स जो है वो आज कवर किए द हिंदू न्यूज़पेपर से काफ़ी डिटेल में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आपने एंड तक ज़रूर देखा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताना, शेयर ज़रूर करो। और आप अगर अच्छे से लेक्चर को देखोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार कि आप भी जो है वो पढ़ रहे हो मेरे साथ, मतलब कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप जो है वो कवर कर रहे हो चीज़ों को। तो जब मैं ग्रोथ देखूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा कि मैं आपके लिए और भी चीज़ें जो है वो करूँ और भी बढ़ाता चलूँ और भी नई नई चीज़ें जो है वो आपके लिए लेकर आऊँ। तो अगर आप चाहते हो ये सब तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करो, राइट, और भी लोगों को जो है वो ज्वाइन करवाओ। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।